सपोज करो किसी ने मेरी नहीं, तो क्या हो? कुछ भी घर नहीं जाओगे तुम, क्रांति ले आओगे यहाँ पे। ओके, गुड मॉर्निंग टू ऑल, वेलकम टू लर्नर्स एकेडमी। स्क्रीन इंटर कर रहा हूँ, एक मिनट रुको, एक मिनट क्लास के बाद। हाँ जी, किसी दिन अगर मेरी नींद नहीं खुली ना, तो आप सब और आप सबके पेरेंट्स क्रांति ले आएंगे यहाँ पे, सर बुला के, और आप ही नहीं आते हो, ये और वो और ये और वो। हाँ, मैं कितनी बार क्रांति लाऊं? अभी दिख रहा है? ओके। सो मिसलेनियस एक्सरसाइज अपने को सॉल्व करनी थी। तो मिसलेनियस एग्जांपल्स तो मैंने कल वीडियो में रिकॉर्ड करके कहा था कि आपको करना ही है, और इसके मिसलेनियस एग्जांपल्स बहुत ही ज़्यादा इंपॉर्टेंट है, क्योंकि एक्सरसाइज इतनी इंपॉर्टेंट थी। ठीक है, चले हम आगे। तो मिसलेनियस एक्सरसाइज पे आ जाओ सीधे। एग्जाम्पल्स करना ही है आपको, डाउट्स हैं तो पूछना ही है, नहीं करोगे आपका लॉस। मैं तो पूरी फीस लूंगा। अगर आपको करना है, समझना है तो करो, और फिर डाउट्स पूछो। ठीक है, आ जाइए। तो क्वेश्चन ऑफ फर्स्ट आइए। क्या क्या आना चाहिए मिसलेनियस तक आने से पहले? क्या क्या आना चाहिए बताओ? आपको मिसलेनियस तक पहुंचने से पहले क्या क्या आना चाहिए? तो आप मिसलेनियस की बात करें। पहली एक्सरसाइज में क्या क्या डिस्कस हुआ था, शॉर्ट में बताओ। स्लोप ऑफ ए लाइन, डिस्टेंस फार्मूला, सेक्शन फार्मूला मिड पॉइंट केस के साथ, एक्सटर्नल सेक्शन फार्मूला भी डिस्कस हो गया, और एरिया ऑफ ट्राइंगल डिस्कस हुआ था। पॉलिनियरिटी वॉलिनियरिटी भी डिस्कस हुई थी। ठीक है, सेकंड एक्सरसाइज में क्या डिस्कस हुआ है? पांच फॉर्म्स। कौन कौन सा, क्या क्या नाम है पांच फॉर्म्स ऑफ इक्वेशन ऑफ लाइन? पॉइंट स्लो फॉर्म सेकंड, टू पॉइंट फॉर्म थर्ड, स्लोप इंटरसेप्ट जिसमें वाई इंटरसेप्ट एक्स इंटरसेप्ट दोनों शामिल हैं चौथा, टोटल इंटरसेप्ट फॉर्म या सिंपली इंटरसेप्ट फॉर्म पांचवा, नॉर्मल फॉर्म। और तीसरी एक्सरसाइज में हमने जनरल फॉर्म डिस्कस करी। जनरल फॉर्म एक्चुअली हमने दूसरी एक्सरसाइज में भी डिस्कस करी, और दूसरी एक्सरसाइज में पांचों फॉर्म से जनरल फॉर्म गए। तीसरी एक्सरसाइज में जनरल फॉर्म से पांचों अलग अलग फॉर्म्स में गए और अलग अलग क्वेश्चन सॉल्व हुए। और मिसलेनियस में ये सब मिक्स में, जो भी हमने अभी बात कही। ठीक है, शुरू करें। ओके, क्वेश्चन नंबर वन। फाइंड द वैल्यूज ऑफ के फॉर विच दिस लाइन, ये एक लाइन है पूरी यहां से लेके यहां तक, लाइन की इक्वेशन है। नहीं दिख रहा साक्षी? दिख रहा है? अदरवाइज यू कैन कम एट दिस पॉइंट। दिख रहा है, ठीक है। सो फाइंड द इक्वेशन ऑफ लाइन, आपको दिख रहा है विवेक? नहीं तो आगे आ सकते हो, मैं मारता नहीं हूँ, चाहो तो आ सकते हो आगे। मैं अकेले में विदाउट मतलब, जब तक आपके पेरेंट्स सामने नहीं होते तब तक मैं हाथ नहीं लगाता बच्चे को। पेरेंट्स के सामने खूब धोता हूँ, बता के कि मैं मार रहा हूँ उसको। तो बस नौबत यही नहीं आनी चाहिए कि पेरेंट्स को बुलाने की जरूरत पड़े। उनके सामने मैं चाटा भी रख दूंगा, पर उनके सामने रखूंगा, पीछे से मैं हाथ नहीं लगाऊंगा। आ जाओ, फोर्थ फाइंड द वैल्यूज ऑफ के। सो दिस इज द इक्वेशन ऑफ द लाइन, यानी कि लाइन है उसकी इक्वेशन के की फॉर्म में। देखो, एक्स वाली टर्म, वाई वाली टर्म, और ये कांस्टेंट टर्म है या नहीं है। अब के की पर्टिकुलर वैल्यू रख दूं मैं यहाँ पे, यहाँ पे, यहाँ पे, यहाँ पे, तो ये एक्स के कोएफिशिएंट है, वाई का कोएफिशिएंट, और ये कांस्टेंट टर्म की तरह दिखाई देगा और जनरल फॉर्म की तरह दिखाई देगा। दैट मीन्स ये इक्वेशन ऑफ लाइन होगी। तो के की ऐसी वैल्यू फिट करो। अब फिट करेंगे तो हर जगह फिट करेंगे जहां पे भी के है, ताकि ये लाइन पहला क्वेश्चन एक्स एक्सिस के पैरेलल बन जाए, दूसरा क्वेश्चन वाई एक्सिस के पैरेलल बन जाए, तीसरा क्वेश्चन ओरिजिन से पास थ्रू हो। समझ आया? अब पहली चीज तो ये सब तो भूल जाओ आप। आपको ये पता होना चाहिए जो लाइन एक्स एक्सिस के पैरेलल होती है उसका इक्वेशन क्या होती है, और वो लाइन कैसी होती है, उसके क्या फीचर्स होते हैं। जो लाइन वाई एक्सिस के पैरेलल होती है उसकी इक्वेशन क्या होती है, उसके क्या फीचर्स होते हैं। और जो लाइन ओरिजिन से पास होती है उसके क्या फीचर्स होते हैं। तो पहले तो आप मुझे बताओ, ये सब पता है क्या आपको? क्योंकि ये सब पता है तो ही फिर के की फॉर्म में हो, किसकी फॉर्म में भी हो, फिर तो वो चीज मैटर ही नहीं करती वो क्या है। मैटर ये करता है कि इन तीनों के बारे में आपको क्या क्या पता है। तो जो लाइन एक्स एक्सिस के पैरेलल होती है उसके बारे में कुछ विशेष टिप्पणी करेंगे सौम्य? क्या कह सकते हो आप उस लाइन के बारे में? उसका वाई कोऑर्डिनेट जीरो होता है। कोऑर्डिनेट तो पॉइंट का होता है, लाइन का कब कोऑर्डिनेट होने लग गया? लाइन का कोऑर्डिनेट होता है क्या कभी? बोलो साक्षी। ए एक्स प्लस जीरो वाई प्लस, उल्टा कह रहे हो? जो लाइन, सबसे पहले तो नाम भी रखे थे हमने, पर आप पढ़ते ही कहाँ और रिवीजन ही कहाँ करते हो।
जो लाइन एक्स एक्सिस के पैरेलल होती है उसका नाम रखा था हमने हॉरिजॉन्टल लाइन, याद है? बोलो। और जो लाइन वाई एक्सिस के पैरेलल होती है उसका भी एक नाम था, क्या? वर्टिकल लाइन, याद है? याद है कि नहीं है? अब हॉरिजॉन्टल लाइन की इक्वेशन होती है y इक्वल टू सी टाइप की, और ये होती है x इक्वल टू सी टाइप की, जहाँ पे c कांस्टेंट टर्म है। जहाँ पे c क्या है? कैपिटल C एक्चुअली, है ना, इंटरसेप्ट नहीं है ये, कैपिटल C। समझ आया? ठीक है। तो जिस जो x एक्सिस के पैरेलल है, जो x एक्सिस के पैरेलल है उसमें क्या नहीं दिखाई देगा? x एक्सिस ही नहीं दिखा, x वाली टर्म नहीं दिखाई देगी, y वाली टर्म दिखाई देगी और कांस्टेंट टर्म दिखाई देगी। खत्म हो गई इंक। ठीक है। जो एक्स लाइन एक्स एक्सिस के पैरेलल है उसमें एक्स वाली टर्म ही नहीं दिखाई देगी, क्योंकि एक्स वाली टर्म को हम रख के इक्वेशन बना ही नहीं सकते। उसमें वाई वाली टर्म दिखाई देगी और कांस्टेंट टर्म दिखाई देगी। जो लाइन वाई एक्सिस के पैरेलल है उसमें वाई वाली टर्म नहीं दिखाई देगी, एक्स वाली टर्म दिखाई देगी और कांस्टेंट टर्म तो दोनों में दिखाई देगी देगी। और जो लाइन ओरिजिन से पास हो रही है उसमें कांस्टेंट टर्म ही नहीं दिखाई देगी। चलिए आइए, तो स्टार्ट इट अगेन। तो पैरेलल टू एक्स एक्सिस, पैरेलल टू वाई एक्सिस एंड पासिंग थ्रू द ओरिजिन की जो ये जो लाइन्स है इनके बारे में हम फटाफट से देख लेते हैं। देखो, दिस इज अ 2D प्लेन, तो इफ द लाइन इज पैरेलल टू एक्स एक्सिस सो वी कैन कंसीडर इट लाइक दिस। बोलो। तो यहाँ पे मान लो ये c है, तो इसकी इक्वेशन हो जाती है, ये y की वैल्यू है, क्या किसकी वैल्यू है? ये ऊंचाई है ना, तो y इक्वल टू सी। और अगर वो पैरेलल टू वाई एक्सिस ना होकर पैरेलल टू एक्स एक्सिस है तो वी कैन कंसीडर इट लाइक दिस। तो ये x पे c काट रही है, मतलब c डिस्टेंस पे काट रही है, मान लो ये c है, x इक्वल टू सी वाला पॉइंट है ये, तो इसकी इक्वेशन हो जाती है क्या? x इक्वल टू सी, x इक्वल टू सी। और अगर मान लो लाइन पासिंग थ्रू द ओरिजिन है, अगर लाइन पासिंग थ्रू द ओरिजिन है लाइक दिस, तो अब आप इसको कंपेयर करो, y इक्वल टू एम एक्स प्लस सी से कंपेयर करो। चलो, तो जहां पे स्लोप तो कुछ भी होता है, स्लोप तो कुछ भी होता है, पर c क्या होता है? y एक्सिस को कहाँ पे काटा आपने? तो y एक्सिस को जीरो पे काटा आपने, तो जीरो। तो y इक्वल टू एम एक्स, या फिर y को भी इधर ले जाए तो एम एक्स माइनस वाई इक्वल टू जीरो। सो यू कैन सी x वाली टर्म तो है, y वाली टर्म तो है, बट देयर इज नो कांस्टेंट टर्म। तो हम कह सकते हैं उसमें c जो जनरल फॉर्म में जो कैपिटल C होता है वो जीरो हो जाएगा। तो इन शॉर्ट, अगर एक लाइन की इक्वेशन जनरल फॉर्म में ए एक्स प्लस बी वाई प्लस सी इक्वल टू जीरो है, अगर ऐसे है, तो उसमें कौन सी टर्म मिसिंग है वही डिसाइड करती है कि इन तीन कैटेगरीज में से कौन सी लाइन है। लेट अस से अगर ए वाली टर्म जीरो है, मतलब ए की वैल्यू जीरो है, तो ये टर्म जीरो है। अगर ए वाली टर्म ए की वैल्यू जीरो है तो ये टर्म जीरो है, तो ये जीरो है, तो ये वाली लाइन बनेगी पैरेलल टू एक्स एक्सिस, जिसको अपन हॉरिजॉन्टल एक्सिस कहते हैं। अगर बी की वैल्यू जीरो है तो ये वाली टर्म गायब है, ये वाली टर्म गायब है, तो फिर वाई वाली टर्म गायब है, तो वो वाई एक्सिस के पैरेलल, यानी जो टर्म गायब है उसी के पैरेलल है। एक्स वाली टर्म गायब है तो एक्स एक्सिस के पैरेलल है, वाई वाली टर्म गायब है तो वाई एक्सिस के पैरेलल है। एंड इफ इट इज सी इक्वल टू जीरो और कांस्टेंट टर्म गायब है, तो मैं क्या कह दूंगा कि लाइन इज पासिंग थ्रू द ओरिजिन लाइक दिस, कैसे भी हो सकती है पर पासिंग थ्रू द वो ओरिजिन होगी। ठीक है, समझ आया? बोलो। अब हमारे पास जो इक्वेशन गिवन है, द इक्वेशन ऑफ द लाइन इज गिवन इज दिस, तो इसको ए एक्स प्लस बी वाई प्लस सी इक्वल टू जीरो से कंपेयर करके, पहले आप ऊपर लिख दोगे हेयर द इक्वेशन ऑफ द लाइन इज गिवन इज दिस, कंपेयरिंग इट विद द जनरल फॉर्म। व्हाट इज द जनरल फॉर्म? ए एक्स प्लस बी वाई प्लस सी इक्वल टू जीरो। वी गेट, तो यहां से एबीसी की वैल्यू आ जाती है, वी गेट, वी गेट व्हाट? ए इक्वल टू के माइनस थ्री, बी इक्वल टू, कैपिटल बी इक्वल टू माइनस ऑफ फोर माइनस के स्क्वायर, और आई कैन राइट इट एज के स्क्वायर माइनस फोर। ठीक है, सॉल्व करने के बाद, एंड सी इक्वल टू बोलो के स्क्वायर माइनस सेवन के प्लस सिक्स, आई कैन राइट इट एज के माइनस सिक्स टू के माइनस। ये काम बहुत जल्दी करना आना चाहिए आपको। ठीक है, जो मैंने किया समझ में आ गया होगा, स्प्लिटिंग द मिडिल टर्म, है ना? ठीक है, डन। तो ए की बी की सी की तीनों की वैल्यू मिल गई मेरे को। अब मेरे को एक बार ए की वैल्यू जीरो रखनी है, के की वैल्यू आ जाएगी, एक बार बी की वैल्यू जीरो रखनी है, के की वैल्यू आ जाएगी, एक बार सी की वैल्यू जीरो रखनी है, के की वैल्यू आ जाएगी। जैसे पहला क्वेश्चन है पैरेलल टू एक्स एक्सिस, सो पैरेलल टू एक्स एक्सिस दैट मीन्स, या ऊपर से स्टार्ट करो, ए पार्ट क्या है? पैरेलल टू एक्स एक्सिस। तो पैरेलल टू एक्स एक्सिस का मतलब है, का मतलब है हॉरिजॉन्टल लाइन, का मतलब क्या है? हॉरिजॉन्टल लाइन। We know that a line parallel to x-axis is a horizontal line whose equation is of the form, whose general equation is
whose equation is of the form x वाला कोऑर्डिनेट गायब रहता है इसमें, बोलो, y इक्वल टू सी टाइप की इसकी इक्वेशन होती है, जिसको मैंने जनरल फॉर्म में कन्वर्ट किया, सो इट इज लाइक y, मतलब इसको मैंने जनरल फॉर्म में कंपेयर किया तो इट इज लाइक 0x, x वाला कोऑर्डिनेट है नहीं, प्लस सिंगल y, और c को इधर ले आओ तो माइनस सी इक्वल टू 0। सो यहाँ से मतलब इसकी जनरल फॉर्म से a की वैल्यू क्या आ गई, इसको अगर मैं जनरल फॉर्म से इक्वेट करूँ तो ax प्लस dy प्लस c इक्वल टू 0 से कंपेयर करूँ तो a की वैल्यू क्या आ गई 0, तो इस वाले केस में हम a की वैल्यू 0 रख देंगे। सो a इक्वल टू 0, हमारा a क्या है k-3, दैट इज k-3 इक्वल टू 0, सो इट गिव्स मी k की वैल्यू 3, पहले क्वेश्चन का आंसर। सेकंड थर्ड में ये कैसे, ऐसा कैसे प्रेजेंटेशन, पैरेलल टू y एक्सिस है तो वर्टिकल लाइन हुज इक्वेशन इज ऑफ द फॉर्म x इक्वल टू सी, उसमें 0y हो जाएगा, 0y हो जाएगा, यानी कि b की वैल्यू 0 हो जाएगी, और हमारा b क्या है k² - 4 इक्वल टू व्हाट 0, तो k² इक्वल टू 4, तो k की वैल्यू +or-2, सेकेंड इक्वेशन का आंसर। थर्ड क्वेश्चन में हम क्या लिखेंगे, द लाइन इज पासिंग थ्रू द ओरिजिन, so its equation would be like something x, its equation would be like something x plus something y plus 0 equal to 0 and constant term 0, which implies that c की वैल्यू 0, और हमारा c कैसा है k-6 multiplied by k-1 equal to 0, so from here on we can say k की वैल्यू या तो 6 या फिर 1, तीनों का आंसर मैच करो, इधर 3 है 100%, इधर +or-2, इधर 6 या फिर 1, मैच हुआ, समझ आया अच्छे से। सेकंड क्वेश्चन, फाइंड द वैल्यूज ऑफ थीटा एंड पी if x cos थीटा प्लस y sin थीटा प्लस p इज द नॉर्मल फॉर्म ऑफ द लाइन। आपके नई बुक में हो सकता है कट गया हो, है ना, नॉर्मल फॉर्म पे क्वेश्चन है, ठीक है, देखो अब एक आध क्वेश्चन क्या काटना, आपकी पर्सनल नॉलेज के लिए जरूरी है, आ जाइए। तो ये एक नॉर्मल फॉर्म में इक्वेशन गिवन है, अब नॉर्मल फॉर्म में वैसे ओमेगा था, लेकिन इन्होंने इसका नाम थीटा रख दिया, तो क्या ही फर्क पड़ता है, कह रहा है ना वो नॉर्मल फॉर्म है, तो हम ओमेगा, जहां जहां ओमेगा कह रहे थे वहां थीटा रीड कर लेंगे, क्या ही फर्क पड़ता है ना। और ओमेगा क्या होता था, नॉर्मल फॉर्म, जो नॉर्मल जो लाइन होती है वो पॉजिटिव साइड ऑफ एक्स एक्सिस का जो एंगल बनाती है उसको ओमेगा कहते थे, तो आज की तारीख में उसको थीटा कह देंगे, ठीक है। अब ये इक्वेशन गिवन है, इसमें से आपको थीटा और पी निकालना है, थीटा और पी निकालना है, तो फर्स्ट ऑफ ऑल हम क्या करेंगे, इसको कंपेयर करेंगे इससे, नहीं, सबसे पहले हम इसको कंपेयर करेंगे जनरल फॉर्म से, ए एक्स प्लस बी वाई प्लस सी इक्वल टू 0 से करें। तो यहां से जैसे मैंने इसको कंपेयर किया तो ए बी सी की वैल्यू बता दो जल्दी से, ए इक्वल टू √3, बी इक्वल टू 1 और सी इक्वल टू +2। ये पता लगते ही नॉर्मल फॉर्म के अंदर जो हमारी इक्वेशन गिवन है, क्या गिवन है, एक्स कॉस थीटा प्लस वाई साइन थीटा इक्वल टू पी, उसमें से साइन थीटा कॉस थीटा और पी की वैल्यू निकालने का जरिया हमको मिल गया, यहां से कॉस थीटा साइन थीटा और पी निकालने का, तो कॉस थीटा निकालने का फॉर्मूला, साइन थीटा निकालने का फॉर्मूला और पी निकालने का फॉर्मूला हमने डिस्कस किया था, एक बार कॉस थीटा साइन थीटा निकल गया तो थीटा भी निकल जाएगा, तो कॉस थीटा निकालने का फॉर्मूला क्या था बताओ, बोलो, सी तो पी में आएगा, इसमें ए इसमें बी इसमें सी, एक्स के साथ कॉस थीटा है ना, प्लस माइनस ए, प्लस माइनस, प्लस माइनस ए क्यों आएगा, मॉडुलस ए आएगा ना, मॉड्यूलस, मॉड्यूलस ए डिवाइडेड बाय √a² प्लस b², इसमें मॉड्यूलस बी डिवाइडेड बाय √a² प्लस b², सॉरी आप सही कह रहे थे, इसमें प्लस माइनस आएगा, सी में मॉडुलस आएगा, क्योंकि डिस्टेंस कैन नेवर बी नेगेटिव, बाकी ये कॉस थीटा साइन थीटा तो नेगेटिव पॉजिटिव दोनों हो सकते हैं, तो इसमें प्लस माइनस, इसमें प्लस माइनस, पी की वैल्यू में हर हाल में पॉजिटिव आएगा, ठीक है। सो लेट्स पुट द वैल्यूज फटाफट से, एबीसी की वैल्यूज हैं आपके पास, है क्या, ए की वैल्यू क्या है √3, तो प्लस माइनस √3, a² प्लस b² शॉर्ट में सॉल्व करो और उसका रूट करो, तो 3 + 1 4, 4 का √2, इधर आइए, बी की वैल्यू वही +or-1 डिवाइडेड बाय 2, और सी की वैल्यू मॉडुलस 2 यानी 2/2 यानी कि 1, यहाँ तक क्लियर है। अब उसने पी की वैल्यू पूछी थी, वो तो हो गई क्लियर, एक आंसर तो आ गया क्लियर,
अब थीटा चाहिए, थीटा के लिए आपको कॉस थीटा और साइन थीटा की एग्जैक्ट वैल्यू चाहिए। अभी कॉस थीटा की भी दो वैल्यूज हैं और साइन थीटा की भी दो वैल्यूज हैं। समझ आया? तो यहाँ पे चार कॉम्बिनेशन बन सकते हैं, +√3/2 प्लस +1/2, -√3/2 +1/2, +√3/2 -1/2 और दोनों नेगेटिव। तो ये चार कॉम्बिनेशन में से कौन सा कॉम्बिनेशन हमारा है वो डिसाइड करना पड़ेगा और उससे थीटा की वैल्यू निकालनी पड़ेगी। अब उसके लिए क्या करना पड़ेगा, हमको ये देखना पड़ेगा कि इस लाइन का जो ग्राफ है वो कैसा बनेगा। जब तक लाइन का ग्राफ क्लियर नहीं होगा, उसकी नॉर्मल का ग्राफ क्लियर नहीं होगा, उसकी नॉर्मल का ग्राफ क्लियर नहीं होगा, तो थीटा कौन से क्वाड्रेंट में वो क्लियर नहीं होगा। तो लाइन का ग्राफ बनाने के लिए सबसे आसान तरीका आपको बताया गया है, इस क्वेश्चन के लिए नहीं, हमेशा के लिए। आप इसको y = mx + c में कन्वर्ट करो, सबसे आसान काम। तो y = mx + c में कन्वर्ट किया तो y = -√3x - 2, यानी कि स्लोप भी नेगेटिव और y इंटरसेप्ट भी नेगेटिव। तो इधर आइए, स्लोप भी नेगेटिव, y इंटरसेप्ट भी नेगेटिव। स्लोप नेगेटिव होता है तो लाइन ऑब्ट्यूज एंगल बनाती हुई जाती है ऐसे, बोलो। स्लोप नेगेटिव होता है तो एक्स एक्सिस के साथ लाइन जो एंगल बनाती है वो ऑब्ट्यूज होता है। तो सर वो तो इधर भी आ सकता है, बिल्कुल आ सकता है। लेकिन अब आप देखो, सी की वैल्यू भी तो -2 है, यानी वाई एक्सिस को वो नेगेटिव साइड पे टच कर रही है। अभी तो देखो, अगर मैं ऐसे बनाऊं इसको, अगर मैं इसको ऐसे बनाता हूं तो वो वाई एक्सिस को नेगेटिव साइड पे टच कर रही है। लेकिन अगर मैं ऐसे बनाता हूं तो वाई एक्सिस को पॉजिटिव साइड पे टच कर रही है। दैट मीन इसका ऑप्शन नहीं है कि केवल एक ही ऑप्शन है। ठीक है ना? तो y = mx + c से आप एग्जैक्ट तो नहीं बता सकते, बट आप ये जरूर बता सकते हो कि लाइन ऐसी है, ऐसी है, ऐसी है या ऐसी है। इन चारों में से कौन सी टाइप की लाइन है वो आप बता सकते हो, और उतना ही पता करना है। ठीक है? तो कौन सी इन चारों में से लाइन? एक तो स्लोप नेगेटिव, देखो ये दो लाइंस तो होंगी जिनमें स्लोप पॉजिटिव होगा, एक्यूट एंगल एक्यूट एंगल। इसमें सी पॉजिटिव, इसमें सी नेगेटिव। तो स्लोप पॉजिटिव सी पॉजिटिव ये वाली लाइन, स्लोप पॉजिटिव सी नेगेटिव ये वाली लाइन। और दो लाइंस होंगी जब स्लोप नेगेटिव होगा एंड ऑब्ट्यूज एंगल बनाती हुई लाइन, या तो ऐसे या तो ऐसे। इसमें स्लोप नेगेटिव, वाई इंटरसेप्ट पॉजिटिव। इसमें स्लोप नेगेटिव और वाई इंटरसेप्ट, हमको दोनों नेगेटिव चाहिए, तो दैट मीन्स ये वाली थर्ड क्वाड्रेंट वाली लाइन बनेगी। बताओ, समझ आया? ये सारी माथापच्ची केवल और केवल ये जानने के लिए है कि हमारा लाइन किस डायरेक्शन में जा रही है। ये पता कर दिया तो अब इसके नॉर्मल की डायरेक्शन भी पता चल गई। इसकी नॉर्मल कुछ ऐसे बनेगी, ऐसे बनेगी इसकी नॉर्मल, देखो। और नॉर्मल एक बार पता चला तो थीटा पता चला। अब थीटा कैसे बनेगा? अगर नॉर्मल पता चल गया तो थीटा पता चल गया। थीटा क्या होता है? पॉजिटिव साइड ऑफ एक्स एक्सिस के द्वारा बना हुआ एंगल, नॉर्मल का पॉजिटिव साइड ऑफ एक्स एक्सिस के साथ बना हुआ एंगल। तो ये हो जाएगा थीटा। तो चेक करो, फर्स्ट सेकंड थर्ड क्वाड्रेंट का है थीटा, >180 <270। तो अगर थर्ड क्वाड्रेंट में है तो कॉस थीटा भी नेगेटिव और साइन थीटा भी। अगर थीटा इज लाइज इन द थर्ड क्वाड्रेंट, इफ थीटा lies in quadrant 3, then so cos थीटा भी नेगेटिव एंड साइन थीटा भी नेगेटिव। मानते हो? तो cos थीटा की वैल्यू क्या हो जाएगी? नेगेटिव -√3/2, और साइन थीटा की वैल्यू क्या हो जाएगी? नेगेटिव -1/2। तो आपको तो थीटा निकालना है। तो अब ये ट्रिग्नोमेट्री का क्वेश्चन बन गया आपके तीसरे चैप्टर का है, या दूसरे चैप्टर का, कौन सा है? तीसरा है। कि अगर cos थीटा -√3/2 है और साइन थीटा -1/2 है तो थीटा क्या है? बताओ क्या है? थीटा क्या एंगल क्या है? बेटा थर्ड क्वाड्रेंट में हो, अभी अभी डिस्कस हो गया, कहाँ 120। जब हम कह रहे हैं थीटा नेगेटिव थर्ड क्वाड्रेंट में, थर्ड क्वाड्रेंट के एंगल कहाँ से कहाँ लाया करते हैं? 180 से 270। बोलो सौम्य। अब क्या, तो ट्रिग्नोमेट्री भी हमारे कोर्स में नहीं है ना? तो फिर बताओ। सीरियसली नहीं जानता चारों में से कोई? कि इसके आगे का इतना आने के बाद थीटा कैसे निकाला जाता है, इसका प्रोसेस क्या होता है? नहीं जानते तो बोलो नहीं जानते। हम्म। तो 110 डिग्री, इतना टाइम क्यों लगा? अरे आप लोगों का तो निकला ही नहीं। और बेटा आप 11th में हो, तो रेडियन में बताओ क्या 210? आपका थीटा रेडियन में होना चाहिए, पाई की फॉर्म में। तो क्या आएगा? 7 पाई/6। जिस मोमेंट पे आपने इसको खत्म किया ना, cos थीटा इक्वल टू दिस, साइन थीटा इक्वल टू दिस, द नेक्स्ट वेरी सेकेंड आपको पता होना चाहिए कि थीटा इक्वल टू 7 पाई/6 है। अगर इस लेवल की तैयारी है तो अगले 12th में एंट्री करने की सोचना।
नहीं तो अगर आप इसके बाद थीटा 7 पाई बाय 6 में इतना टाइम लगा रहे हैं या इतना टाइम लगा के बता ही नहीं पा रहे हो, तो 12th में एंट्री नहीं है आपकी, बाहर से गाड़ी भगा देगा कि आप लायक ही नहीं हो गेट के इस पार आने के। कॉस थीटा इक्वल टू, कॉस थीटा इक्वल टू क्या है, -√3/2। कॉस की वैल्यू नेगेटिव तो नेगेटिव रहेगा, कॉस की वैल्यू √3/2 कब आती है, इतना टाइम अब कॉस की वैल्यू √3/2 कब आती, 30 क्या होता है यार, 11th में पढ़ रहे हो, -π/6, मतलब -cos π/6। और साइन थीटा इक्वल टू क्या है, -1/2। ये पहले डिसाइड कर लो कि दोनों नेगेटिव है, वो कैसे डिसाइड हो रहा है, क्वाड्रेंट से, थीटा लाइज इन द थर्ड क्वाड्रेंट, सो दोनों हो जाएंगे नेगेटिव। थर्ड क्वाड्रेंट में दोनों नेगेटिव होते हैं, फर्स्ट क्वाड्रेंट में दोनों पॉजिटिव, सेकंड क्वाड्रेंट में कौन पॉजिटिव कौन नेगेटिव, साइन पॉजिटिव कॉस नेगेटिव, थर्ड में दोनों नेगेटिव, फोर्थ में कॉस पॉजिटिव साइन नेगेटिव। आइए, माइनस प्रेजिटिस 1/2 कब लाता है ये, वही π/6 पे, ठीक है। अब नेगेटिव आने का जरिया, थर्ड क्वाड्रेंट में क्या होता है, π+π/6, π+π/6, ये भी हो जाएगा साइन π+π/6। थर्ड क्वाड्रेंट में एंट्री मारने का जरिया क्या होता है, पाई से ऐड करो, पाई में वो एंगल ऐड करो, 180 में ऐड करोगे तभी तो थर्ड क्वाड्रेंट में एंटर होगे, कोस 7 π/6 साइन 7 π/6, दैट मीन्स वी कैन से थीटा इक्वल टू 7 पाई। आंसर मैच करो, थीटा इक्वल टू 7 π/6, और पी इससे पहले आ चुका था क्या, 1 आया था। दीज आर द आंसर। बुक में आंसर नहीं है आपकी, आप लोगों की बुक ही नहीं है, आपकी बुक में आंसर क्यों नहीं है, अच्छा सॉरी, क्वेश्चन ही नहीं है, ठीक है। और अभी तो चलो थीटा और पी पूछा है, लेकिन कह देता है एक एक्स्ट्रा क्वेश्चन कह देता है कि नॉर्मल फॉर्म भी बनाओ, तो नॉर्मल फॉर्म कैसे बनती है, एक्स कॉस थीटा, तो एक्स कॉस 7 π/6 प्लस वाई साइन थीटा, तो वाई साइन 7 π/6 इक्वल टू पी, यानी इक्वल टू 1, तो ये इसकी नॉर्मल फॉर्म बन जाती है इस लाइन की, ठीक है। अभी किस फॉर्म में है लाइन, एक्स कॉस थीटा प्लस वाई साइन थीटा इक्वल टू पी, उसमें पी और थीटा क्लियर हो गया, इस वाली फॉर्म में पी और थीटा क्लियर नहीं है, और हमने जो फाइनल आंसर दिया उसमें P1 है और थीटा ये क्लियर हो गया, ठीक है, क्लियर है। तो इस फॉर्म में, अच्छा जब भी आप नॉर्मल फॉर्म में दें तो ये दोनों एंगल सेम होने चाहिए, एग्जैक्टली सेम, अगर ये दोनों अलग अलग है दैट मीन्स आपने कुछ ना कुछ गलती करी है, या इसकी स्टैंडर्ड नॉर्मल फॉर्म नहीं है, ठीक है, सारी बातें क्लियर हैं। चलो नेक्स्ट क्वेश्चन पे, जो जाना चाहे वो जा सकता है अभी। क्वेश्चन नंबर थर्ड, जा रहे हो आप भी, हाँ। Find the equations of the lines which cut off intercepts on the axis whose sum and product are 1 and -6। इक्वेशंस कहने का मतलब और लाइंस कहने का मतलब ही यही है कि ऐसी एक से ज्यादा लाइंस हैं और उनकी एक से ज्यादा इक्वेशंस। सबसे पहला हिंट तो ये। अब आप ऐसी लाइंस और उनकी इक्वेशंस पता करें जो कि एक्सिस पे इंटरसेप्ट्स काटते हैं ना, तो उन इंटरसेप्ट्स का सम तो आता है 1 और प्रोडक्ट आता है -6, उन इंटरसेप्ट्स का सम तो आता है 1 और प्रोडक्ट आता है -6। तो सरल सा अगर हम इसको कॉमन सेंस से सॉल्व कर देना तो मुश्किल से 2 मिनट में इक्वेशन सॉल्व हो सकता है। भाई इंटरसेप्ट्स, दोनों इंटरसेप्ट्स की बात हो रही है, तो जब जब दोनों इंटरसेप्ट्स की बात होती है तो वो इंटरसेप्ट ए और बी होते हैं, जब जब केवल एक इंटरसेप्ट की बात होती है तो वो इंटरसेप्ट सी एंड डी होते हैं, ये वाई इंटरसेप्ट या एक्स इंटरसेप्ट। लेकिन जब जब दोनों इंटरसेप्ट की बात होती है तो वो इंटरसेप्ट क्या होते हैं, ए और बी। और इक्वेशन क्या होती है, वी नो दैट, वी नो दैट इक्वेशन ऑफ लाइन इन इंटरसेप्ट फॉर्म, इक्वेशन ऑफ लाइन इन इंटरसेप्ट form is x by a is what, x by a plus y by b equal to 1, where a and b are the intercepts cut by the line on the axis, right, ये x intercept y intercept। अब इन इन दोनों इंटरसेप्ट का सम गिवन है और इन्हीं दोनों इंटरसेप्ट का प्रोडक्ट गिवन है, राइट, बोलो गिवन है ना। तो नाउ सम ऑफ इंटरसेप्ट्स, सम ऑफ इंटरसेप्ट्स पहली चीज, and product of intercepts the next thing, clear, प्रोडक्ट ऑफ इंटरसेप्ट्स द नेक्स्ट थिंग। तो सम ऑफ इंटरसेप्ट्स को हम ए और बी का सम यानी ए प्लस बी कहेंगे, एंड प्रोडक्ट ऑफ इंटरसेप्ट को हम ए इंटू बी यानी प्रोडक्ट ऑफ ए इंटू बी कहेंगे। ये तो गिवन है 1,
और ये गिवन है -6, दोनों बातें गिवन है। मैं नहीं कह रहा हूँ, दोनों बातें गिवन है, क्वेश्चन में गिवन। ठीक है साहब। अब हमारे लिए क्वेश्चन 10th या 9th क्लास का बन गया कि दो नंबर का जोड़ तो एक है और दो नंबर का प्रोडक्ट -6 है। नहीं पता कर सकते क्या, बताओ। दो नंबर का जोड़ तो 1 है। स्प्लिटिंग द मिडिल टर्म में कितनी बार ये काम किया है, जोड़ और प्रोडक्ट इवन होता है, तो उस, अब आप नई चीज सोचोगे ना तो ये क्वेश्चन मुश्किल लगेगा। अब उसको उस अप्रोच से सोचो कि अच्छा ये तो स्प्लिटिंग द मिडिल टर्म है, अब क्वेश्चन आसान लगेगा। तो दो नंबर्स का जोड़ 1 है और प्रोडक्ट अगर 1 - 6 है तो वो दो नंबर नहीं पता कर सकते हैं हम। बताओ क्या। -5 और 5 -1 का प्रोडक्ट -6 आएगा। उल्टा कर रहे हो शायद आप। प्रोडक्ट तो -6 से सम 1 है। 6 - 1 5 होता है। सम 1 है तो आप कह रहे हो 6 - 1, तो सम 1 कहाँ आ रहा है। सम करूंगा तो सम 1 कहाँ आ रहा है। सम 1 चाहिए ना बेटा। आप तो प्रोडक्ट तो ला रहे हो 6 × -1, बट व्हाट अबाउट दिस सम। आराम से सोचो। होता है कई बार, क्या होता है कि इजी चीज भी हो ही नहीं पाती है। 6 देखो किस किस की टेबल में आता है, फिर सोचो आराम से। 6 किस, 3 and 2, तो 1 पॉजिटिव आ रहा है। सो वी विल मेक +3 एंड -2। ठीक है ना। इन केस ये इससे नहीं हो पाया, भाई नहीं सोच पाया हम, कल को बड़े नंबर आ जाएं, तो फिर दूसरा तरीका ये होता है कि A+B में से या तो A की वैल्यू B की फॉर्म में रख दो या B की वैल्यू A की फॉर्म में रख दो और इधर पुटअप कर दो। मैंने सपोज करो A की वैल्यू रख दी यहाँ से 1 - B रख दी। अब A की वैल्यू 1 - B इधर पुटअप कर दो। कैसे, तो ये हो जाएगा A × B था, तो A की वैल्यू तो 1 - B है ना, इंटू बी है ना, -6 है ना। तो यहाँ से करूंगा तो 1 - B² = -B, सबको उधर ले जाएं, तो B² -B - 1 = 0। हमको लगेगा हमने सॉल्व किया है, बट घूम फिर के हम वहीं आ गए। घूम फिर के, अच्छा 6 था, सॉरी, नॉट -1 - B² = -6 था, है ना। तो B² उधर गया, ये -6 हो जाएगा ना। हमको लगेगा हमने सॉल्व किया है, बट एक्चुअली हम घूम फिर के उधर ही आ गए कि दो नंबर सोचने जिसका सम -1 है। सम -1 आ रहा है, बात तो एक ही है, इसको नेगेटिव इसको पॉजिटिव कर लो। सम -1 आ रहा है और प्रोडक्ट क्या आ रहा है 6। अभी मैं इसको नेगेटिव कर दूं तो वो सारी बात वैसे के वैसे कन्वर्ट हो जाएगी। तो हम पहले ही सोच लें वो दो नंबर, इक्वेशन बना के सोचें या डायरेक्ट सोचें, एक ही बात है। बोलो, कुछ गलती लग रही है क्या। देखो गलती ये है कि ये तो है B, 1 × B -B², तो B² देन -B देन -6। अब सही है क्या। B - B² हो जाएगा, B² - B अब ठीक है ना। ठीक है, तो यहाँ से सॉल्व करें तो भी ये दोनों आएंगे, यहाँ से सॉल्व करें तो भी है। तो कुल मिला के हमको 3 and 2 -2 पता चल गया ना। अब आप ये 3 and -2 जो है, क्या गलती कर रहे हैं हम लोग। एक पेयर और बन सकता है पता है, पर वो फ्रैक्शनल बनेगा, तो फिर आपको इक्वेशन में सॉल्व करना पड़ेगा। देयर इज नो अदर ऑप्शन। चलो इक्वेशन में सॉल्व करते हैं। एक पेयर तो आपने बना दिया 3 and -2। अब एक और पेयर बनेगा, क्योंकि इक्वेशन इससे तो A की वैल्यू 3 और B की वैल्यू -2 रख दी, तो इससे तो ये क्या बन गया, एक इक्वेशन बनी, एक लाइन की बात हुई, लेकिन दो लाइनें ना ऐसी हमने डिस्कस किया था। तो इसलिए हमको उसको इक्वेशन में ही सॉल्व करना पड़ेगा। तो डायरेक्ट ना लिख के हम इक्वेशन ही बनाए तो बेटर है। प्रॉपर तरीके से बनाते हैं वापस इक्वेशन, वही काम करेंगे कि A+B की वैल्यू 1 है, तो वहां से B की वैल्यू निकाल देंगे और इसमें पुटअप करेंगे। ठीक है, प्रॉपर तरीके से, रफली नहीं। अगर एक ही लाइन होती ना तो वो जो हमने आंसर लिखा वही होता, बट एक से ज्यादा है और दूसरा फ्रैक्शनल है, और दो नंबर फ्रैक्शनल सोचने मुश्किल है ऐसे कॉमन सेंस से। ठीक है, तो हम क्या करेंगे, बोलो। ए की वैल्यू B 1 - B, इसको इसमें पुटअप कर दूं, इसको इसमें पुटअप कर दूं, तो ए की वैल्यू 1 - B × B = -6 गिव्स मी B बन जा B -B² = -6। सबको उधर ले जाएं, तो B² -B - 6 = 0। फाइन। अब आप सोचो, इसको स्प्लिट करेंगे
तो प्रोडक्ट आना चाहिए -6 और सम आना चाहिए -1। तो -3 -2 हो जाएगा, -3 + 2 हो जाएगा, बोलो। B-3 एंड B+2 हो जाएगा ना। -3B + 2B -B और -3 × 2 -6, ठीक है, इक्वल टू 0। तो यहाँ से B की वैल्यू क्या है, या तो 3 या फिर -2। अब ये तो B की वैल्यू आई है बेटा, इसको A की वैल्यू में पुटअप करेंगे तो A की वैल्यू भी दो दो मिलेंगी, तो हो जाएंगे A और B के दो दो पेयर हो जाएंगे। समझ आया ना। नाउ अगेन पुटिंग द वैल्यूज ऑफ B इन इक्वेशन नंबर 1 2, जो भी आपने मार्क किया है, तो इक्वेशन 1 एंड 2 मार्क किया तो इक्वेशन 1 में पुटअप कर दो। सो इट इज लाइक 1 माइनस, एक बार तो 3 करो, और 1 माइनस एक बार -2 करो। समझ आया। इट इज इक्वल टू 1 - 3 इज इक्वल टू -2 और +3। सो ये हमारे पास एक पेयर बना है, दूसरा मतलब A और B के दो पेयर्स बन गए। मैं लिख देता हूँ दोनों पेयर्स यहाँ पे। सो A एंड B आर। अगर A की वैल्यू -2 है तो B की वैल्यू 3, तो -2 एंड 3। समझ आया। और लगाओ बीच में, और A की वैल्यू 3 है तो B की वैल्यू -2, तो 3 एंड -2। समझ आया। सिंपल सी बात है। तो फ्रैक्शनल नहीं बना, दोनों ऐसे ही बने, लेकिन हम उस टाइम नहीं सोच पाए। देखो, -2 + 3 1 होता है, और -2 × 3 -6 भी होता है, और 3 और -2 भी 1 होता है, और 3 × -2 भी 6 भी -6 भी होता है। तो A और B की दो वैल्यूज बनी है, फ्रैक्शनल नहीं बनी, वही बनी है, क्या कहते हैं, इंटीग्रल वैल्यू बनी है। बट फिर भी हम नहीं सोच पाए तो नहीं सोच पाए, तो इक्वेशन बना के तो कर ही देंगे। सो द फाइनल इक्वेशन ऑफ द लाइन्स बन जाएंगी, इसमें A और B की वैल्यू पुटअप करते हैं। द इक्वेशंस, hence the equations of the lines are the equations of lines are, so the equations were x by a, तो x by a की वैल्यू एक बार तो लो -2 प्लस y बाय b की वैल्यू उसके साथ क्या रखी हुई है 3 इक्वल टू 1, और लगाओ बीच में दूसरी, x बाई a की वैल्यू लो 3, y बाय b की वैल्यू लो -2 इक्वल टू 1। तो जनरल फॉर्म में होती है हमेशा लाइन, तो उसको जनरल फॉर्म में कन्वर्ट करूँ तो -6 से मल्टीप्लाई कर दो ताकि ये पॉजिटिव बन जाए। तो -6 से मल्टीप्लाई करेंगे तो ये 3x, -6 से इसको मल्टीप्लाई करेंगे तो -2y, और -6 से मल्टीप्लाई करेंगे -6, इधर आके +6 इक्वल टू 0। ये हो गई इसकी जनरल फॉर्म। और इधर आओ, इधर +6x से मल्टीप्लाई करो क्योंकि ऑलरेडी पॉजिटिव है, तो 2x, ये -3y, और वो +6 इधर आके -6 इक्वल टू 0। ठीक है, डन। आप ध्यान से देखो, ये वाली लाइन एक दूसरे के परपेंडिकुलर है क्या। देखो 2 इधर आया, 3 इधर आया, नहीं परपेंडिकुलर तो नहीं है, नहीं तो फिर साइन कॉन्जुगेट हो जाता है ना। ठीक है, अब वैसे तो आंसर आ चुका है, बट अपनी पर्सनल अंडरस्टैंडिंग के लिए मुझे बताओ, है आपके पास बुक, निकालो। अपनी पर्सनल अंडरस्टैंडिंग के लिए टेल मी कि ये लाइन कैसी बनेगी, बताओ। एक्स एक्स इंटरसेप्ट नेगेटिव है यानी यहाँ, और वाई इंटरसेप्ट पॉजिटिव है यानी यहाँ। एक लाइन तो बनेगी ऐसी, ठीक है। और दूसरी लाइन, उसमें एक्स इंटरसेप्ट है 3 यानी पॉजिटिव, और वाई इंटरसेप्ट है क्या, माइनस में, ऐसे। बट ये दोनों लाइंस जो है ना पैरेलल नहीं होंगी, क्योंकि पैरेलल होती तो 3/2 और -2/3 इक्वल रेशियो में बनाता है। ये तो 3/2 हो रहा है, वो 2/3 हो रहा है। भाई ये तो हो रहा है 3/2 और वो हो रहा है 2/3, तो इक्वल नहीं है ना रेशियो। तो दैट मीन्स ये हमको लग रहा है पैरेलल है, बड़े पैरेलल है, ये थोड़ी सी ऐसे जाते बाद में जाके भिड़ सकती है कहीं ना कहीं। ठीक है, चलिए आगे आंसर मैच कर लो बस, फिर एक क्वेश्चन और करेंगे जल्दी से। मैच हो गया। ओके, लास्ट क्वेश्चन इस फॉर्म में या इस फॉर्म में, जनरल फॉर्म। ओके, क्वेश्चन नंबर 4 देखो, व्हाट आर द पॉइंट्स ऑन द कैमरा व्यू, व्हाट आर द पॉइंट्स ऑन द एक्स वाई एक्सेस हुज डिस्टेंस फ्रॉम द लाइन इज 4। बहुत सरल सा क्वेश्चन, ये कर लेते हैं बराबर से। आपको क्या करना है, वाई एक्सेस पे ऐसे पॉइंट्स ढूंढने हैं जिसका इस लाइन से दूरी 4 यूनिट हो। तो डिस्टेंस ऑफ पॉइंट फ्रॉम द लाइन का कॉन्सेप्ट है। तो डिस्टेंस ऑफ ए पॉइंट फ्रॉम द लाइन के कॉन्सेप्ट में लाइन की फॉर्म जनरल होनी चाहिए पहली चीज। अभी इंटरसेप्ट है तो हम इसकी जनरल फॉर्म बना दें, ठीक है ना। कई क्वेश्चन में तो हमको ग्राफ बनाने की जरूरत ही नहीं है, वैसे तो चाहो तो बना दो। तो एक्स की इंटरसेप्ट 3 है, वाई की इंटरसेप्ट 4 है। अब इसकी क्या करना है, वाई एक्सिस पे लाई होने वाले कोई पॉइंट्स है, तो वाई एक्सिस ये है हमारे पास, ये वाई एक्सिस है, तो इस पर लाई होने वाले कोई पॉइंट्स हैं
जिससे इसकी दूरी कितनी है 4 यूनिट। तो ऐसे 2 पॉइंट्स हो सकते हैं, देखो एक तो होगा यहाँ पे जिससे इसकी दूरी, मतलब ये ऐसे होगा सॉरी, परपेंडिकुलर दूरी क्या हो 4 यूनिट्स, और एक लाई करेगा कहीं ना कहीं यहाँ पे ऐसे, जिससे इसकी दूरी 4 यूनिट्स है। तो ऐसे 2 पॉइंट्स होंगे वाई एक्सिस पे लाई करने वाले। क्या क्या देखो फिर से सुनो, ये हो गया एक 2D प्लेन, x/3 बनाओ, 1 2 3 लगभग यहाँ, y/4, 1 2 3 4 लगभग मान लो 1 2 3 4 यहाँ, ठीक है। तो लाइन बन गई आपकी। अब इस लाइन की एक पॉइंट से दूरी की बात हो रही है, और दूरी का मतलब परपेंडिकुलर दूरी की बात हो रही है, और वो जो पॉइंट है वो वाई एक्सिस पे लाई होना चाहिए, जिससे इसकी दूरी 4 यूनिट है। तो ऐसे 2 पॉइंट पॉसिबल है, आप ध्यान से सोचो। सपोज करो एक पॉइंट तो लगभग ये हो गया। अब इस लाइन की इस पॉइंट से दूरी की बात हो रही है, तो ये परपेंडिकुलर दूरी होगी 4 यूनिट, और एक इधर से भी आगे, अभी स्क्रीन खत्म हो गई, ऐसे करके एक दूरी आएगी परपेंडिकुलर दूरी 4 यूनिट। ये दूरी और ये दूरी 4 यूनिट। मैं दूरी की बात कर रहा हूँ, मैं ऐसे नहीं बात कर रहा हूँ कि ये पॉइंट नेगेटिव साइड है या पॉजिटिव साइड है। पॉइंट तो वाई एक्सिस पर है, वो नेगेटिव साइड पॉजिटिव साइड इवन 0 पे भी हो सकता है। उस पॉइंट से इस लाइन की दूरी 4 यूनिट है, ऐसे वाई एक्सिस पे लाए होने वाले पॉइंट सोचो। समझ आया अभी क्वेश्चन? तो ऐसे 2 पॉइंट्स होंगे, ये कॉमन सेंस से पता चल रहा है, क्योंकि हम लाइन को कंसीडर करें आगे तो केवल एक पॉइंट नहीं होगा, हाँ दो से ज्यादा नहीं होंगे, ये चीज कंफर्म है। दो से ज्यादा नहीं होंगे, फिक्स दूरी देने वाले हमेशा दो ही पॉइंट मिलेंगे हर एक एक्सेस पे। ठीक है, ये चीज क्लियर है नाउ। अब ये तो आपकी केवल और केवल पर्सनल अंडरस्टैंडिंग के लिए था। ये सारी चीजें अगर आप सोच पा रहे हो तो बेटा अगले साल 3D में बहुत हेल्प हो जाएगी। ये सारी चीजें आप सोच पा रहे हो, अच्छा लाइन ऐसे जा रही है, 4 यूनिट ऐसे ऐसे। नहीं सोच पा रहे हो तो इस साल तो आपका विथआउट ग्राफ भी क्वेश्चन सॉल्व हो जाएगा। कैसे? हमको तो डायरेक्ट फॉर्मूला लगाना है। डायरेक्ट फॉर्मूला जब हम लगाएंगे तो इक्वेशन ऑफ द लाइन को सबसे पहले जनरल फॉर्म में कन्वर्ट करेंगे। 12 से मल्टीप्लाई कर दूं टोटल, तो इट इज लाइक 4x प्लस 3y प्लस 12 इधर आके -12 इक्वल टू 0। पहले आप लिख देना हेयर द इक्वेशन ऑफ द लाइन इज गिवन इन इट्स इंटरसेप्ट फॉर्म इज दिस, और उसको फिर मल्टीप्लाइंग थ्रू आउट बाय बोथ साइड्स बाय 12 इज द इक्वेशन ऑफ द लाइन इन जनरल फॉर्म, इज द इक्वेशन ऑफ लाइन इन व्हाट जनरल फॉर्म। अब एक बार जनरल फॉर्म क्लियर हो गई तो जनरल फॉर्म से कंपेयर करके एबीसी निकालो। कंपेयरिंग इट विद द स्टैंडर्ड जनरल फॉर्म, क्या होती है स्टैंडर्ड जनरल फॉर्म? ए एक्स प्लस बी वाई प्लस सी इक्वल टू 0, दैट इज लगा देना। वी गेट, तो यहाँ से ए बी सी कोएफिशिएंट्स मिल जाएंगे एक्स वाई जी सी के, मतलब एक्स वाई और कांस्टेंट टर्म के। वी गेट, बोलो ए क्या हुआ 4, बी क्या हुआ 3, और सी क्या हो गया -12। अब पॉइंट्स वाई एक्सिस पे लाई कर रहे हैं, तो एनी पॉइंट लाइंग ऑन द वाई एक्सिस इज ऑफ द फॉर्म, बताओ। एनी पॉइंट्स लाइंग ऑन द वाई एक्सिस किस फॉर्म का होता है? कोई भी पॉइंट अगर वाई एक्सिस पे लाई कर रहा है तो वो किस फॉर्म का होगा बताओ? x1, 0, क्योंकि अभी हम डिस्टेंस ऑफ ए पॉइंट फ्रॉम ए लाइन में उसके कोऑर्डिनेट जनरली x1 y1 मानते थे x1 y1, लेकिन अब y1 तो 0 है, y एक्सिस पे लाई कर रहा है, तो y1 तो 0 है। सो इसका जो फॉर्म हो जाएगी वो x1, 0 टाइप की हो जाएगी। अब x1, 0 का इससे दूरी 4 यूनिट है, तो आपको x1 की वैल्यू निकालनी है। x1 की वैल्यू आ जाएगी तो पॉइंट पता चल जाएगा ना, कहाँ है? उल्टा कर रहे हो क्या? वाई एक्सिस पे लाई कर रहा है बेटा, तो वाई एक्सिस पे लाई कर रहा है तो एक्स कोऑर्डिनेट 0 होगा, 0, y1। तो आपको वाई एक्सिस पे वो y1 पता करना है कि वो पॉइंट कहाँ लाई कर रहा है, ओके। इससे इसकी दूरी क्या हो जाएगी 0 ओ कितनी 4 यूनिट्स हो जाएगी। तो बताओ डिस्टेंस ऑफ ए पॉइंट फ्रॉम ए लाइन का फॉर्मूला, जिसको अपन डी से मार्क करते हैं। नाउ वी नो दैट डिस्टेंस ऑफ ए पॉइंट फ्रॉम ए लाइन इज गिवन बाय डी इक्वल टू फॉर्मूला। अच्छा आप स्लोप में बता रहे हो, अभी हमने एबीसी निकाला है तो एबीसी में बताओ ना। A1x नहीं AX1, AX1 का मॉडुलस डिवाइडेड बाय √a² + v², ये होता है। और इसकी वैल्यू 4 यूनिट्स हमको बुक में गिवन है, इसकी वैल्यू 4 यूनिट्स इज गिवन इन द बुक। क्लियर? चलो जस्ट पुट द वैल्यूज। तो ए कितना है 4, दैट इज ए कितना है 4, x1 तो 0 है ही, बी कितना है 3 इंटू वाई वन, तो वाई वन ही रहेगा, वाई वन की वैल्यू तो चाहिए आपको,
सी की वैल्यू क्या है -12। डन। रूट ए स्क्वायर कितना है, तो ए तो कितना है 4, तो 16, और बी स्क्वायर कितना हो गया 9। दिस इज इक्वल टू 4। करो सॉल्व, तो ये तो हो गया 0, कट गया। 3y1 -12 बच्चा बताओ, 3y1 - 12 का भी मॉडुलस, और 16 + 9 यानी √25, 5, 5 4 जा 20। यहाँ से दो तरीके से ब्रेक होगा, तभी तो 2 पॉइंट्स आएंगे। एक बार 3y - 12 को पॉजिटिव, एक बार 3y - 12 को नेगेटिव। तो 3y1 - 12 को पॉजिटिव माने तो इक्वल टू 20 एक इक्वेशन बन गई, और इसको नेगेटिव मान ले तो उल्टा हो जाएगा, 12 - 3y1 हो जाएगा, नेगेटिव साइड ऑफ दिस इक्वल टू 20। ठीक है, तो यहां से मॉडुलस से जब चीज खुलती है तो एक पॉजिटिव एक नेगेटिव में खुलती है ना, नहीं पता? तो इससे पहले बहुत सारे क्वेश्चन किए टॉपिक पे हमने सॉल्व। देखो मॉडुलस क्या करता है, इसको पॉजिटिव करके बाहर छोड़ता है, तो इनकेस अंदर वाला पॉजिटिव है तो भी ये पॉजिटिव करके बाहर छोड़ेगा। इनकेस अंदर वाला पॉजिटिव है, 3y1 - 12 एक पॉजिटिव नंबर है, तो भी इसकी वैल्यू 20 होगी। लेकिन ये भी तो हो सकता है अंदर वाला नेगेटिव हो, तो उसको भी वो 20 करके ही छोड़ेगा, पॉजिटिव करके ही छोड़ेगा। तो दूसरा केस ले लिया कि मान लेते हैं ये नेगेटिव था। समझ गए? अभी मैं y1 की दो वैल्यू निकाल रहा हूँ, अभी यहाँ से y1 की दो वैल्यू निकलने दो, उसको आप यहाँ पुटअप करना, देखना कि दोनों का आंसर सेम आता है नहीं आता है। करें? ठीक है। सो जब भी हमको मॉडुलस सॉल्व करना हो, खोलना हो, तो एक बार मॉडुलस के अंदर वाले को पॉजिटिव साइड खोलो और एक बार मॉडुलस के अंदर वाले को नेगेटिव साइड खोलो, और नेगेटिव करेंगे तो 12 - 3y1 हो जाएगा, हो जाएगा। ओके, तो 3y1 की वैल्यू क्या हो जाएगी यहाँ से, 12 + 20 + 12 कितना हो गया 32, तो y1 की वैल्यू क्या हो गई 32/3। और यहाँ से 3y1 उधर चला जाएगा, तो ये हो जाएगा 12 - 20 यानी कि -8। तो y1 की वैल्यू क्या हो जाएगी -8/3। तो एक पॉजिटिव इंटरसेप्ट मिला है y1 ऊपर, एक नेगेटिव मिला है। अब आप 32/3 पुटअप करो और -8/3 पुटअप करो, रफली करो जल्दी से। अगर मैं 32/3 पुटअप करूँ यहाँ पे, तो 32/3 × 3 32, 32 - 12 +20, मॉडुलस +20 20। अच्छा, अब आप -8/3 पुटअप करो, तो -8, -8 - 12 -20, जिसका मॉडुलस +20। तो y1 की ऐसी दो वैल्यूज पॉसिबल है ना जिसका मॉडुलस लग के 20 आंसर आ सकता है। तो जब भी मॉडुलस को सॉल्व करना हो, मॉडुलस के अंदर कोई न्यूमेरिक वैल्यू रखी हुई है, जैसे ओनली -12 रखा हुआ होता, तब तो इसका आंसर मैं 12 लिखता। लेकिन कोई वेरिएबल क्वांटिटी है जिसको एक्सपैंड करना है, तो एक बार पॉजिटिव साइड एक्सपैंड होगी और एक बार नेगेटिव साइड एक्सपैंड। क्लियर है अभी? अब आप देखो तो हमारे फाइनली पॉइंट्स क्या आ गए। सो हेंस द पॉइंट्स लाइंग ऑन द वाई एक्सिस आर, हेंस the points lying on y-axis are required points lying on y-axis are, तो हमने माना था 0, y1, इधर ही लिख देना चाहे द पॉइंट लाइंग ऑन y-axis आर 0, y1 माना था, तो y1 एक बार तो निकला 32/3, एक बार क्या निकला वो 32/3, और एंड दो पॉइंट्स हैं ऐसे 0, -8/3। आंसर मैच करो, और मैंने कहा था एक पॉजिटिव निकलेगा नेगेटिव निकलेगा, तो 0, 32/3 थोड़ा ऊपर होगा जीरो से, और 0, -8/3 थोड़ा नीचे होगा। उससे भी उसकी दूरी हो जाएगी 4 यूनिट, और इससे भी इसकी दूरी हो जाएगी 4 यूनिट। सबसे पहले ग्राफ बनाया था ना अपन ने, तो उसमें पता चला था ना एक पॉजिटिव एक नेगेटिव। ठीक है, क्लियर है, समझ में आ गया अच्छे से? 4 क्वेश्चंस क्लियर हैं क्या? तो इसी टाइप के क्वेश्चन है बेटा, सारे घुमा फिरा के क्वेश्चन है, मिसलेनियस है इसका नाम। तो सारे कॉन्सेप्ट अच्छे से रिवाइज होने चाहिए। ठीक है, जाओ बाकी कल देखेंगे। थैंक यू सो मच फॉर लिसनिंग टू अस, हैव अ नाइस डे, कीप लर्निंग।